शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं तो हिंदुओं को मारने लगे हैं लोग, घर जलाने लगे हैं। बांग्लादेश से डराने वाली तस्वीर आई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में किन किन मुद्दों पर आज बात होगी, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं, इसलिए चलिए बात उसकी कर लेते हैं। 1 घंटे में देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। लेकिन कल भी मैंने आपसे कहा था, अगर पड़ोसी देश या फिर किसी दूसरे देश में कोई इतनी बड़ी हलचल हो रही हो कि देश ही जल उठा है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी दिखाता हूं। सबसे पहले बात आज बांग्लादेश की ही करेंगे। एक देश जल रहा है और उसकी आग हिंदुस्तान तक भी पहुंच रही है। भारत में लोग परेशान हैं, अपनों के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। विस्तार से खबर बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे कैसे चंबल में नकली मावे का काला कारोबार चल रहा है। चंबल की हर दिन की कहानी आपको दिखा रहा हूं, कैमरे पर पूरी सच्चाई दिखी है। तीसरी खबर में बात करेंगे शराब पीने से रोका तो गोली मार दी, एक वीडियो दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में आपको मासूम छात्राओं का दर्द दिखाएंगे। वार्डन ने ऐसा मारा कि एक बच्ची तो बेहोश हो गई है, अस्पताल ले जाना पड़ा है, पूरी खबर दिखाएंगे। पांचवी खबर में आपको छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे, कैसे तिरंगा यात्रा पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। छठी खबर में आज फिर बाढ़ बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कैसे बारिश में पूरा मोहल्ला डूब गया है। जानना चाहते हैं कहां डूबे हैं, जुड़े रहिएगा, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे एक बेटी की अपने पिता की जान बचाने के लिए कैसे नक्सलियों से भिड़ गई एक बेटी, बहादुर बेटी दिखाएंगे। आठवीं खबर में आपको दंतेवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, बारिश के बाद मची तबाही की सच्चाई दिखाएंगे। और जाते जाते कुछ और खबरें भी दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिएगा। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, विस्तार से खबरों का विश्लेषण करते हैं। कल बांग्लादेश की खबर दिखाई थी और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भाग गई हैं और अभी फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। इस बीच कल से आज तक बांग्लादेश में क्या अपडेट है, पहले वो बता देते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप समझ लीजिए और जान लीजिए, बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है, जेल में बंद थी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने बांग्लादेश के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों को बताया कि शेख हसीना सदमे में है, सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वो भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। इस बीच संसद में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश से हमारे मजबूत संबंध हैं। शेख हसीना को लेकर भी बोला है, सब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बात हुई आज के अपडेट की। लेकिन इसी बीच हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर डर लग रहा है। देखिए कैसे बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन 4 तस्वीरों को देखिए और हाँ, ये किसी एक जिले की तस्वीर नहीं है, ये बांग्लादेश के अलग अलग इलाके से आई तस्वीर हैं, जिसे देखकर सब परेशान हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं। हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, सीधे मार दिया जा रहा है। 29 जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ है बांग्लादेश में। हिंदू परिवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रो कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारा ही तो परिवार था कभी बांग्लादेश, अब हमारा पड़ोसी है। वहाँ इस हाल को देखकर परेशानी तो होगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। ये जो अल्पसंख्यक वहां रहते थे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हुई। अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई। कहां गए लोग? जिन ताकतों के हाथ में सत्ता ही है, वो खतरनाक लोग। माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं या इस तरह के लोग वहाँ ताकतवर बन रहे हैं, इतना सिंपल विषय नहीं है।
ये प्रदर्शन आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन अब हिंदुओं के विरोध तक पहुंच गया है। इन बेगुनाहों को क्यों निशाना बना रहे हैं, बताइए, क्यों मार रहे हैं? ये कट्टरपंथी सोच है जो कहीं भी रहे मासूमों, बेगुनाहों को निशाना बनाती है। भारत से अलग होकर दो देश बने, पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश बना। अपने ही परिवार के ये लोग हैं जो आज हिंसा के शिकार हो रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमला हो रहा है, मंदिरों में तोड़ फोड़ करके जला दिया जा रहा है, हिंदू नेताओं को मार दिया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में तोड़ फोड़ करके उन्हें जलाया जा रहा है, दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदुओं की दुकानों को चिन्हित कर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं के बिजनेस को। चिंता तो होगी ना। आपको पता है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ यानी 1971 में, जब पाकिस्तान से अलग हुआ, तब वहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब 76% थी, जो अब बढ़कर 91% पर पहुँच गई है। और हिंदुओं की आबादी 1971 में 23% थी, जो अब घटकर 8% से भी कम हो गई है। और यही वजह है कि भारत सरकार पड़ोसी देशों में हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंतित है। जब संसद में CAA पास किया जा रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जताई थी। सुन लीजिए अमित शाह ने तब क्या कहा था, सुनाइए जरा अमित शाह का वो बयान। मगर मैं कहना चाहता हूं, दोनों पाकिस्तान में, पूर्वी और पश्चिम और आज के बांग्लादेश के अंदर लगभग 20% अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए लोग? या तो वो कहीं ना कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले की खबर तो आती रही है, लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति चिंता को बढ़ा रही है, इसलिए लोग चिंतित हैं। इस विरोध का फायदा उठाकर कई अराजक तत्व सक्रिय हो गए हैं, बांग्लादेश में उत्पात मचाने लगे हैं, मारने पीटने लगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ढाका में सोमवार रात को हालात बहुत बिगड़ गए। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई, नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, लोग डर गए हैं। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके रो रहे हैं। सुना दीजिए दर्द को, सुनाइए जरा दर्द को इनके। দৌড়ে আমার মার কাছে যাইয়ে বলে, ঠাকুমা দাদুকে মারতেছে। বলেন আমি একটা সন্তান, আমি আমার বাবার মেয়ে হয়ে আমার এই জিনিসটা যখন আমি আমার মায়ের মুখ থেকে শুনি, আমার ভাইয়ের ছেলে যখন বলে পিসি দাদুকে মারতেছিল, এটা আমি তখন আমি কি বলবো? इनके बाबा को कौन मार रहा है, इनके भाइयों के साथ कौन अत्याचार कर रहा है? ये छात्र नहीं हो सकते। ये विरोध सिर्फ आरक्षण को लेकर नहीं हो रहा है, ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। एक देश को जला रहे हैं। और तो और ये उपद्रवी जेल तक पहुंच गए हैं और इसका फायदा उठाकर 500 से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। कहां से? जेल से भाग गए। और इन भागने वाले कैदियों में कई खूंखार आतंकी भी शामिल हैं। अब ये आतंकी जो जेलों से भागे हैं ना, वो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। यही वजह है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा की समीक्षा करने खुद BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। इस पूरे मामले पर भारत में भी चिंता बढ़ गई है। आज विदेश मंत्री ने भी संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर बयान दिया है। क्या कहा है S जयशंकर ने, सुना दीजिए। Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. 19,000 हिंदू वहां हैं
इसलिए भारत सरकार चिंतित है और बातचीत लगातार हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पहली बार शेख हसीना को भारत में शरण दी है। इससे पहले साल 1975 में भी जब शेख हसीना के पूरे परिवार को बांग्लादेश की सेना ने मार दिया था, पिता की हत्या कर दी थी, तब भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने शेख हसीना को भारत में शरण दी थी। और तब शेख हसीना दिल्ली में 6 साल तक रही, 6 साल तक रही। शेख हसीना को यह दर्द साल 1975 में भी हुआ था, जिस दर्द से वो आज गुजर रही हैं। अगस्त का ही महीना था। शेख हसीना के पिता शेख मुजीब को बांग्लादेश की सेना ने घर में घुसकर मार दिया था। प्रधानमंत्री जो हैं आज, अब तो इस्तीफा हो गया। शेख हसीना के 4 भाई कमाल, जमाल, नासिर और रसाल की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, सेना ने शेख हसीना के चचेरे भाई और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी को भी मार दिया। 15 अगस्त 1975 की उस काली रात को शेख हसीना कभी नहीं भूल पाएंगी, जिस दिन एक झटके में उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना जर्मनी में थी, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी थी। सोचिए, सेना ने देश के प्रधानमंत्री को मार दिया था, उस प्रधानमंत्री को जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई। शेख हसीना की सरकार आई तो प्रतिमा लगाई गई, लेकिन अब उपद्रवियों ने शेख मुजीब की मूर्ति को भी तोड़ दिया। देखिए कैसे देश को आज़ादी दिलाने वाले जननायक की मूर्ति को उपद्रवी तोड़ रहे हैं। ये आंदोलनकारी नहीं है, ये किसी मांग को लेकर आंदोलन करने वाले नहीं हैं, ये अराजक तत्व हैं, देश को हिंसा की आग में जलाने वाले लोग हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, हमेशा के लिए। पिछले 4 सालों में हमारे 4 पड़ोसी देशों में जो हुआ है वो डरा रहा है। साल 2021 में अगस्त का ही महीना था, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए। तब भी राष्ट्रपति भवन में घुसकर तालिबानियों ने खूब हुड़दंग मचाया था, उसकी तस्वीरें आई थी, वायरल हुई थी। दूसरी तस्वीर जुलाई 2022 को श्रीलंका में हुए हंगामे की है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया था। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। पिछले साल इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में हिंसा की आग जलाई थी, सेना मुख्यालय को ही फूंक दिया था। चौथी तस्वीर बांग्लादेश की है, जिस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर फिक्र हो रही है, पड़ोसी है ना, और एक समय था जब ये अखंड भारत था और अब इसके हिस्से हुए तो देखिए क्या हो रहा है। जो लोग भारत की छवि को खराब करते हैं, विदेशों में जाकर वो इन तस्वीरों को देखें और सोचें कि भारत कितना महफूज है, यहाँ अल्पसंख्यक भी कितने सुरक्षित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए कहाँ जाता हूं, अमृत तिवारी दिल्ली में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और कहां से जुड़े हैं देखिए, मैं हर कुछ आपको बताता हूं, सब कुछ बताता हूं साफ साफ। अमृत आप कहां हैं? हिंडन एयरपोर्ट पर हैं, इंडियन एयरबेस पर हैं, या फिर आप बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर खड़े हैं? और आज क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं आज यहां कई विपक्षी दल की बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है। इसके साथ ही एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो संसद में उन्होंने बयान दिया है। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, लेकिन अब तक का जो अपडेट है, अभी जो समय हो रहा है, कितने बज गए, 8:10 का तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो पहले आप विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अमृत। ज्ञानेंद्र जी, अभी मैं दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के सामने खड़ा हूं और यहां पे जो गतिविधियां हैं और यहां से लेकर के पूरे जो है जो कहा जाए कि जो पावर सर्कल है दिल्ली का, यानी कि संसद भवन से लेकर के प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन तक, यहां पे कई तरह के समीकरण आज देखने को मिले हैं। आज जब सुबह जब दिन की शुरुआत हुई तो हाल चाल जो है शेख हसीना, जो कि हिंडन एयरबेस के एक सुरक्षित आवास में रखा गया, उनको वहाँ से उनकी ली गई और बाद में सर्वदलीय बैठक से शुरुआत होती है। सर्वदलीय बैठक में जो है राहुल गांधी के अलावा जो उनके अन्य सहयोगी दल हैं वो भी वहां पे बैठे हुए थे और इस दौरान राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर विदेश मंत्री बैठे थे। विदेश मंत्री ने इस दौरान ब्रीफ किया कि अभी तक जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं उस पर भारत का क्या रुख है, भारत क्या कर रहा है और किस तरह से शेख हसीना को रेस्क्यू किया गया है और किस हालात में उनको रखा गया है। इस दौरान विपक्ष की तरफ से क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए। राहुल गांधी ने पूछा कि देखिए क्या बांग्लादेश में
जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें बाहरी शक्तियों का हाथ है, और वहाँ पे हिंदुओं और बाकी जो लोग हैं इंडियन नेशनल है उनकी सुरक्षा का क्या स्थिति है, उसके ऊपर जो है विदेश मंत्री उन्होंने जानकारी दी, पूरे विपक्ष को दी कि देखिए बांग्लादेश में किसी विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है, उस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हमारी निगरानी जारी है, हम इस पर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे इंडियन नेशनल है तकरीबन 19,000 के करीब, जिसमें से स्टूडेंट जो हैं वो 9,000 हैं, वो पहले ही अधिकतर उसमें से वापस इंडिया आ चुके हैं, बाकी 10-12 हज़ार लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, और इसकी स्थिति पे भी हम नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ हम एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, जो अभी कोई अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि एक सरकार जो है बनने जा रही है, अंतरिम सरकार, उसके साथ भारत का रिलेशन बेहतर हो, इसके बारे में हम जो है लगातार आर्मी चीफ जो वर्तमान में वहाँ पे उनके साथ जो हम संपर्क साध रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक चैनल का रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं। बाद में जो है ये बैठक जो है के बाद जो है संसद में जो है विदेश मंत्री जो है संबोधित करते हैं, दोनों सदनों को करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा को, और यहाँ पे बताते हैं कि मौजूदा दौर में बांग्लादेश में स्थिति क्या है और भारत क्या कर रहा है, और उन्होंने यहाँ पर प्रकाश जो डाला वो दो बातें बड़ी अहम थी। अमृत, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत सुनने का मन कर रहा है। मैं अब आपसे बहुत संक्षेप में 2-3 चीज जानना चाहता हूं कि अब शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, और दूसरा भारत ने जिस तरह से शरण दी है, तो क्या भारत जिस शरण देने पर भारत के ऊपर कोई उंगली तो नहीं उठ रही है, और इस तरह का स्वर तो नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं भारत ने शेख हसीना को शरण क्यों दी है? विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, शेख हसीना का अगला मूव क्या हो सकता है? सूत्रों के हवाले से ही खबर बताइएगा, और कब तक शेख हसीना रहेंगे, शेख हसीना के साथ कौन कौन यहां आया है? ऐसी जो जानकारी जो आपके पास छन कर आई हो, ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अगली खबर का रुख करूंगा। अमृत। ज्ञानेंद्र जी, बड़े ही शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो शेख हसीना है उनकी जो मुस्तकबिल है, जो उनका भविष्य है, वो अगले 48 घंटे में जरूर कुछ ना कुछ डिसाइड होने वाला है। भारत सरकार की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि शेख हसीना का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही हो, और वो यहाँ से जाने के जो है एक या फिर रुकने की जो भी उनके मंसूबा है वो क्लियर करें। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना जो है वो या तो इंग्लैंड या फिर फिनलैंड जा सकते हैं। इंग्लैंड जाने का तात्पर्य है कि उनकी जो बहन उनके साथ अभी भी हिंडन एयरबेस में है, उनकी जो बेटी है, उनका परिवार है वो लंदन में है। और ख़ास बात आपको बता दें कि टुलिप जो उनका नाम है वो टुलिप सिद्दीकी, वो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो सत्ता में है उसकी जो है सांसद भी हैं वहां पे ब्रिटेन में, तो इसलिए उनको मुफीद हो रहा है कि वो ब्रिटेन ही जाए। उनके यही बेटे जानना चाह रहा था अमृत, और बहुत शुक्रिया आपका अमृत। मैं यही जानना चाह रहा था कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। आपने बहुत विस्तार से बता दिया, और आज क्या क्या हुआ घटनाक्रम पहले हमने खबर में, फिर आपने अब तक का अपडेट बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, और जब तक शेख हसीना दिल्ली में है तब तक आप नजर बनाए रखिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात तो यही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगली खबर है, क्या आपकी मिठाई नकली मावे से बनी है? आप जहर मत खाइए, खुद तो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको खिलाया जा रहा है। आपके खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिला दी जा रही हैं कि अगर खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे, और ज्यादा खाएंगे तो जान भी जा सकती है। सीधे मुद्दे की बात में आपके हर मुद्दे को उठाता हूं, और बात जब आपके सेहत से जुड़ी होगी तो खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज खबर मिलावट की है, खबर चंबल की है। हर दिन जैसे जैसे मेरे सहयोगी रिपोर्ट भेज रहे हैं, मैं आपको पहले दिखाया कि किस तरह से सरसों के तेल में सीमेंट मिलाया जा रहा है, फिर मैंने आपको दूध का मिलावट दिखाया कि कैसे दूध में मिलावट की जा रही है, और अब आज मैं मावा की खबर बता रहा हूं। चल क्या रहा है आजकल चंबल में? सरसों में मिलावट, दूध में मिलावट, और जब मावा में मिलावट, हमने आपको सरसों और दूध में मिलावट की खबर दिखाई थी, सब कुछ विस्तार से बताया था कि कैसे इतना बड़ा खेल चल रहा है। जब बात आपकी सेहत से जुड़ी होती है तो विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल आपकी फिक्र करता है, इसलिए हम अपने सहयोगी अनिल गौर को सीधे कहां से भेज दिए, विस्तार से पड़ताल करने ग्वालियर में भेज दिया। नकली सरसों और नकली दूध बनाने के काले कारोबार का काला सच दिखाने के बाद अब आज हम आपको मिलावटी मावे की तस्वीर दिखाएंगे। आप जो मावा खा रहे हैं, जो मिठाई खा रहे हैं, उसमें मिलावट हो सकती है। चंबल की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। यहाँ खुलेआम नकली मावा और पनीर बनाने का काला कारोबार चल रहा है। चंबल में हर दूसरे घर में मावा बनाने का काम होता है। हर रोज 400 क्विंटल मावे की सप्लाई होती है। अब जरा सोचिए, जितना मावा चंबल में बनता है उसके हिसाब से दूध का उत्पादन यहाँ होता ही नहीं।
इसी से जान लीजिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। यही वजह है कि जिस मंडी से राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में मावा की सप्लाई होती थी, वो मंडी अब धीरे धीरे ठप पड़ने लगी है। हमारे सहयोगी अनिल गर्ग ने जो रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देख लीजिए, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। दिखाइए अनिल गौर की वो रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुरैना की सबसे ऐतिहासिक मावा मंडी में खड़ा हूं, जो 100 साल से भी अधिक पुरानी है। आज स्थिति यह है कि इन मिलावटखोर की वजह से ये मावा मंडी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आप देख सकते हैं। त्योहार है, त्योहारों के समय भी ये जो दुकानदार है वो बैठे हुए हैं और इसका कारण है मिलावटखोर माफिया। बहुत बुरा हाल है। त्योहार आने ही वाला है, राखी है, जन्माष्टमी है। त्योहार पर्व में तो हाल और बुरा हो जाता है। डिमांड बढ़ती है तो नकली मावे का काला कारोबार भी बढ़ जाता है। चंबल के मुरैना और भिंड जिले के लगभग 100 गांव में नकली मावा बनाने की भट्ठी चलती है। सुनकर चौंक गए होंगे आप। जब इसको लेकर विस्तार न्यूज की पड़ताल करने पहुंची टीम, तो मिलावटखोरों से सामना हुआ, जो मुंह पर गमछा बांधकर मिलावट का पूरा खेल बताने के लिए राजी हो गए। जरा दिखा दीजिए क्या और कैसे मिलावट का पूरा धंधा चला रहे हैं और कैसे ये चलता है। दिखाइए अनिल गौर की रिपोर्ट, दिखाइए। कैसा मावा तैयार करते हैं आप? मावा जो मावा होता है, जैसे ग्राहक मांगते हैं वैसे मावा तैयार करते हैं। जैसे सब डालडे का मांगते हैं और डालडे का तैयार करते हैं। पक्का मांगते हैं, मतलब नकली मावा। नकली मावा कैसे बनता है? नकली मावा डालडा से और रिफाइंड से बनता है। कैसे बनाते हैं आप? दूध में से पक्का दूध लिया, सेपरेट कर दिया उसको, यानी कि इसमें क्रीम निकाल ली, इसमें फिर अपनी डालडा सेपरेट मिलाती है, उसी वही नकली हो जाता है। कितना बनाते हैं रोज? जैसे फिर रोज कम से कम 100-500 किलो बना लेती हैं। कहाँ फिर बेचते हैं इसको? अपने राजस्थान में, यूपी में और मध्य प्रदेश में जैसे पहुँचाते। तो मतलब जो मावा जैसे तैयार करते हैं नकली, वो डालडा और सपरेटा मिला के दोनों मिक्स करते हैं। डालडा और सपरेटा मिला के मिक्स करती हैं। इससे ये कहाँ जाता है? मतलब बाजारों में भी जाता है, मिठाई बनती है? मिठाई बनती है, दुकानों में भी जाता है। क्या कारोबार चल रहा है भाई, गोरख धंधा इसी को कहते हैं। आपको पता है प्रदेश की सबसे बड़ी और 100 साल पुरानी मावा मंडी इसी चंबल में है, जहां से मावा जगन्नाथपुरी से लेकर देश के सभी राज्यों में सप्लाई होती है। लेकिन इन्हें काले कारोबारियों की वजह से अब ये मंडी बंद होने की कगार पर है। इन्हीं की वजह से व्यापारी परेशान है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, व्यापारियों को भी सुनाइए। आज स्थिति वो है कि सभी जगह माल बंद हो गए, मंडी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, दुकानदार खुद परेशान है। दूध में प्योर मिलावट है, नो मान लो। मतलब मिलावट की वजह से ही ये पूरी मावा मंडी पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म है गई साहब, बाहर पैसा मारा गया, 10-20 लाख रुपये दुकानदारों का। दुकानदार सब फैले अपना समय काट रहे हैं, बैठे हैं, मिल जाए 2-5 हज़ार, बार इनसे कहीं मिल जाए तो मिल जाए, इसलिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई भी हुई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिलावट से मुक्त अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कार्रवाई हुई है तो मिलावट करने वाले 615 व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 9 नवंबर 2020 से सितंबर 2023 तक मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत 37,918 नमूनों की जाँच स्टेट फूड लेबोरेटरी में की गई। इनमें से 6,540 सैंपल जांच में फेल हो गए। वही सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल से दूध, मावा और पनीर के सैंपल भोपाल लेबोरेटरी भेजे जाते हैं और उनकी जांच रिपोर्ट में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। इतने में ही ये मिलावटखोर खेल कर देते हैं। इस मुद्दे पर हमने सीधे ग्वालियर के कलेक्टर से भी बात की है। सुनिए क्या कह रही हैं ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका सिंह। सुनाइए कलेक्टर साहिबा। फूड सेफ्टी की जो टीम है उनसे सतत हम लोग रिपोर्टिंग लेते हैं अबाउट द सैम्पलिंग दैट दे आर डूइंग, और विगत महीनों में इन्होंने अच्छी इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं, जिसमें अर्ली मॉर्निंग में भी टीम्स निकली हैं और सुबह 4-4:30 बजे भिंड से और मुरैना से आने की तरफ वाली जो हमारा रूट है उससे बसेस से भी इन लोगों ने मावा इत्यादि सीज़ किया है। उन पर कार्रवाई करते रहते हैं और इसको आप जैसा भी बता रहे हैं इसको और एक्सपीडाइट भी किया जाएगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जहर मत खिलाइए। त्योहार का मौसम है, नकली दूध जो हमने आपको दिखाया था उसी से ये मावा बनता है।
उसी से ये मावा बनता है। इसलिए हमने आपको दूध की कहानी दिखाई, फिर उसके बाद मावे की कहानी। जहर मत खाइए। पैसा लेंगे दूध का और मावे का और देंगे मिलावटी जहर। मत करिए जान से खिलवाड़। वार्डन ने मारा, बच्ची बेहोश हो गई। इनके तो बच्चे हैं नहीं। ये जो वार्डन है ये क्या करते हैं पता है आपको? दिन भर बच्चों को कंट्रोल करते रहते हैं और कंट्रोल करते करते इतने बेरहम हो जाते हैं कि इतना पीट देते हैं कि बेहोश हो गई बच्ची। खबर कहाँ की है? चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। बच्चे हैं, गलती भी हो जाती होगी, लेकिन इतना मत मारिए कि बेहोश हो जाए कोई भाई। आज विदिशा से एक तस्वीर आई है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन ने छात्राओं को इतना पीट दिया कि एक छात्रा तो बेहोश हो गई। सुना दीजिए छात्राओं का दर्द जरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनाइए। उतर गई उनकी, बहुत लाल हो रहा है। बताओ। और हॉस्टल में लड़कियां जहाँ पे कितनी है ये बताओ। यहाँ पे आप वीडियो में ना तेरे मोबाइल साढ़े तक मोबाइल। एक लड़की को मारा, वो डंडी टूट गई, उसकी उंगली सूज गई। अच्छा, कितनी लड़कियों को मारा है वहाँ पे? पूरी न्यू लड़कियों को मारा है। कौन सी मैडम ने मारा है? कौन से गाँव से तुम? गोकुलपुर से। उंगली टूट जा रही है, बेहोश हो जा रही हैं बच्ची। आज सुबह ही खबर आई, विदिशा के पीपलधार ग्राम पंचायत का मामला है। खबर आई कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन तबस्सुम खान ने बच्चियों को पीटा है और इतना पीटा है कि डंडा टूट गया है और एक बच्ची तो बेहोश हो गई, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और जैसे ही बात अभिभावकों तक पहुंची, मतलब कि परिवार तक पहुंची, माँ बाप तक पहुंची, माँ बाप भी हॉस्टल पहुंच गए और अपनी बच्ची को साथ ले गए। माँ बाप की मांग है कि वार्डन तबस्सुम खान को सस्पेंड किया जाए। जब तक वार्डन सस्पेंड नहीं होगी ये अपनी बच्चियों को वापस नहीं भेजेंगे। ये बच्चियां 6ठी क्लास की हैं, अभी 15 दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आई थी। बच्चियां जब स्कूल पहुंची तो शिक्षकों ने पूछा, जिसके बाद बच्चियों ने अपना दर्द सुनाया। मार्मिक खबर है, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं और आपको सब कुछ दिखा दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो करते हैं वो शिक्षक नहीं हैं, वो जिम्मेदार वार्डन नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। चलिए अगली खबर क्या है। एक वीडियो देख रहा था, सुबह से चल रहा है। एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ा था, कुछ बाइक सवार गोली चला रहे हैं। देखिए वीडियो, देखिए मेरे बगल पर वीडियो चल रहा है। ये जो पीले रंग के टी शर्ट में शख्स दिख रहा है, उसके घर के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे, बेफिक्र होकर पी रहे थे, क्योंकि अपना घर तो था नहीं। ये खबर देखिएगा, आपके घर के आसपास भी ऐसी घटना होती होगी। शराब पीना है, जरूरी है, और घर जाने से पहले पीना है तो किसी के घर के बाहर खड़े होकर पीने लगते हैं। बहुत आम बात हो गई है। मुरैना में भी यही हुआ। चुंगी नाका रोड इलाके में एक शख्स घर से बाहर निकला और बदमाशों को शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने बंदूक निकाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि इस शख्स की जान बच गई। वीडियो वायरल हुआ तो एक बदमाश भी गिरफ्तार हो गया है। घर से डर रहे हैं तो कहीं भी शराब पिएंगे और कोई रोकेगा तो गाली देंगे, मार देंगे। एक बदमाश गिरफ्तार हो गया है, बाकी भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएं, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर बता देता हूं। और ये खबर एक बेटी की बहादुरी की है। पिता को बचाने के लिए नक्सलियों से भिड़ गई है एक बेटी। एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज आपको एक बहादुर बेटी की कहानी दिखाने जा रहा हूं, जो अपने पिता को बचाने 8 हथियारबंद लोगों से भिड़ गई। सिर्फ भिड़ी ही नहीं, अपने पिता को मौत के मुंह से निकाल लाई है। देख लीजिए, अस्पताल में बाप बिस्तर पर लेटा है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। मामला नारायणपुर जिले का है, नक्सल प्रभावित जिले का है। नारायणपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है झारा गांव। इसी गांव में रहते हैं सोमधर कोर्राम। कल रात सोमधर कोर्राम के घर 8 हथियारबंद लोग पहुंच गए। इस वक्त घर में सोमधर अकेले थे। उनकी पत्नी और 17 साल की बेटी बगल के घर में गए हुए थे। सोमधर को घर से बाहर निकालने के बाद कुल्हाड़ी और बंदूकों से लैस हमलावरों ने सोमधर पर हमला कर दिया। ये नक्सली हैं, माओवादी हैं। 50 साल के सोमधर के गले पर कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी से। लेकिन तभी उनकी 17 साल की बेटी घर वापस लौट आई। अपने पिता को लहूलुहान देख बेटी सीधा हमलावरों से भिड़ गई। हमलावरों के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी।
बेटी का शोर सुन आसपास के लोग भी आ गए, जिसके बाद हमलावर वहां से भागने के लिए मजबूर हुए। सुनिए उस बहादुर बिटिया ने क्या कहा है। घर में तो ताला मारना आ रही थी, आई थी घर में, उतने समय पापा को गला में मतलब ठंगिया में मारे थे और एक बार उठाने वाले थे तो मैं उसको पकड़ के मैं फेंक दी और पापा किस पर खींच और अंदर मतलब डक्की होके बहुत जोर से चिल्लाई। उसके बाद अगल बगल वाले सबको आया। फिलहाल सोमधर को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नारायणपुर नक्सली प्रभावित इलाका है, तो पुलिस नक्सली एंगल से भी मामले की जांच कर रही है और ये नक्सली ही होंगे, क्योंकि उस इलाके में 8 लोग हथियार लेकर पहुंचे, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। ऐसा माओवादी ही करते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर क्या है? तिरंगा यात्रा पर राजनीति हो रही है। तिरंगे पर कैसी राजनीति? ये नहीं करना चाहिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, यानी हम सब की पहचान तिरंगा, देश की शान तिरंगा। इसका अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता है, और कोई करे तो सह भी नहीं सकता है। ठीक कह रहा हूं ना? जब हम राष्ट्रीय ध्वज की शान में शीश झुकाए खड़े रहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नेताओं को तिरंगे पर राजनीति करनी, ये सुनकर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। क्या मामला है? चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ का मामला है। क्यों मुझे इस पर बात करनी पड़ रही है, समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तिरंगा यात्रा पर राजनीति चल रही है। आज बीजेपी ने हर घर तिरंगा फहराने का अभियान लॉन्च किया है, लेकिन बीजेपी की इस अभियान को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। तिरंगा फहराने को कोई कैसे नौटंकी कह सकता है भाई? कैसे कह सकता है? हर भारतवासी तिरंगे को गर्व से अपने घर में फहराता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया गलत बयान दे गए। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं शिव डहरिया, उसके बाद आगे बात करेंगे। शिव डहरिया का बयान सुनाइए। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है, और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं। वाह डहरिया साहब, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में हार मिली है, हार गए हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। 2 चुनाव हारे हैं, ठीक ठाक कहां से बात कर पाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास माने जाते हैं। इससे पहले भी शिव डहरिया विवादों में रह चुके हैं। 2020 में डॉक्टर नहीं है, अपने नाम के पहले डॉक्टर शिव डहरिया लिखते हैं। क्या डॉक्टरी पढ़े हैं आप? और अगर डॉक्टरी पढ़े हैं तो आप राजनीति ठीक से नहीं पढ़े हैं। हालांकि मंत्री तक तो पहुंच ही गए हैं। 2020 में बलरामपुर जिले में 14 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को छोटी घटना बता रहे थे मंत्री जी, उस समय मंत्री थे। और हाथरस में हुए, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के दुष्कर्म की घटना को बड़ी घटना बताया था। तब भी शिव डहरिया विवादों में घिर गए थे। तब डहरिया राज्य में कैबिनेट मंत्री थे और सफाई देनी पड़ गई थी। शिव डहरिया का पूरा बयान सुना दीजिए। बताइए कैसे कैसे विवादित बयान दे रहे, सुनाइए जरा। रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर। छोटी घटना बलात्कार को कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी है। अब बीजेपी का तिरंगा अभियान क्या है ये भी आपको चलिए समझा देता हूं, जिस पर राजनीति हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। 15 अगस्त तक बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हर घर तिरंगा घर घर फहराएंगे। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के सभी मंत्री, सभी विधायक तिरंगा फहराएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, बीजेपी वाले बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत बड़ा अभियान। इसी अभियान पर बयान देकर शिव डहरिया फंस गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है? हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये तो देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है, और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं।
और किस प्रकार से वो देश की बात हो चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, वो तो कभी भगवान राम को मानते ही नहीं है। उनके नेता एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। तिरंगा, झंडा तिरंगा, देश के तिरंगे को लेकर अगर आप नौटंकी जैसी बात करेंगे तो बीजेपी का तो वो पीछ है। बीजेपी को ये लगता है कि नहीं, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम ये तो हमारा एक अधिकार है, कोई इस पर कैसे बात कर सकता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री सब कूद गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस देश को खंडित करने की कोशिश कर रही है। तिरंगा देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, किसी भी कीमत में तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक तो कह रहे हैं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप भी तो अपने घर में, ऑफिस में तिरंगा फहराते होंगे। इस तरह का बयान देखकर डहरिया जी, देश के स्वाभिमान पर सवाल मत उठाइए। मानते हैं विपक्ष में होने के नाते विरोध करना आपका धर्म है, लेकिन इस तरह देश की शान तिरंगे का अपमान करना ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक सुझाव देता हूँ, मत करिए तिरंगे का अपमान। इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो जाएगा और हाँ, 2 चुनाव हार गए हैं, जीतना मुश्किल हो जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 22 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने के लिए कहा था। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। चलिए अगली खबर बता देता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं। अगली खबर क्या है? 2.5 साल फार्मूले का सच। ये मुझे याद है, मुझे इसकी एक व्यक्तिगत कहानी मैं आपको बताता हूं। इस खबर से जुड़ी हुई नहीं है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2 साल हुआ था, तो भूपेश बघेल की टीम ने सब पत्रकारों को बुलाया था और कहा था कि 2 साल पर सवाल पूछ लीजिएगा। तो 2 साल की उपलब्धि पर हम लोगों ने आपको बुलाया है। मैंने 2.5 साल पर पूछ लिया और फिर उसके बाद सारे अखबारों ने छापा था कि 2.5 साल का जिन है। मैंने बस इतना ही पूछा था कि भूपेश जी, कोई 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है क्या? और उसके बाद भूपेश जी थोड़ा सा नाराज भी हुए थे, लेकिन उन्होंने, जैसे कि उनकी आदत है वो जवाब देते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा क्या है भाई, आला कमान फैसला करेगा, मैं यहां से निकल लूंगा। लेकिन आज 2.5 साल का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं जब सरकार भी नहीं है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति की जय वीरू यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को तो आप जानते ही होंगे। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो ये दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया और टीएस सिंहदेव 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करते रहे। इस बीच रायपुर से दिल्ली तक जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जमकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन टीएस सिंहदेव कभी ये स्वीकार नहीं किए कि 2.5 साल वाला कोई फार्मूला है। लेकिन आज विस्तार न्यूज के संवाददाता दिलीप जायसवाल से बातचीत करते हुए पहली बार बाबा ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बयान दिया है। एक्सक्लूसिव है। 2023 विधानसभा चुनाव में हार के लिए इसी फॉर्मूले को वजह बता रहे हैं। इसी फॉर्मूले को सुना दीजिए टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं 2.5 साल पर। अगर आप सीएम बन गए होते 2.5 साल बाद, तो क्या आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होती? अब ये तो कह नहीं सकते, मौका मिलता तो प्रयास करते। जब आदमी उस स्थिति में नहीं रहता है तो नेगेटिव सामने नहीं आता है। एक संभावना है कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ये तो एक सच्चाई हो गई, सरकार नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो शायद हो जाता। अभी उस क्षेत्र में ये विचार है कि ये तो रिजल्ट तो सामने है कि भाई हम लोग 35 ही जीत पाए, अगर ऐसा होता तो सरकार बन जाती है, ऐसी चर्चा होती है। पर मौका मिलता तो मेरे मन में था कि काम करें। इस बयान के बाद तो ये साफ हो गया कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला तो था, तभी बाबा कह रहे हैं कि चर्चा है, होता तो काम करता। इसी सौदे के लिए बवाल मचा हुआ था। भूपेश बघेल जब तक मुख्यमंत्री रहे कुर्सी बचाने में लगे रहे। अब आगे क्या होगा ये भी आपको समझा देते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़ गए। मृगेंद्र भाई, कहानी तो आप सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे, क्या है अंदर की खबर? बाबा निकले हैं तो कह दिए हैं कि 2.5 साल वाला जिन अभी भूले नहीं हैं, और अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाती। क्या मायने हैं इस बयान के? और इस वक्त मृगेंद्र, देखिए, टीएस सिंहदेव का ये जो बयान आया है कि सीएम बना दिए जाते, अभी पिछले सप्ताह वो गए थे दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी हुई, तमाम लोगों से हुई।
उस समय भी उन्होंने हार के कारणों को गिनाया था। क्योंकि आप देखें विधानसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें सरगुजा के हार गए, तो उनसे पूछा गया कि आखिर विधानसभा भी नहीं जीते और लोकसभा चुनाव में भी नहीं जीते, तो उन्होंने हार का जो कारण गिनाया उसमें ये सब पॉइंट वाइज बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सुनते नहीं थे, उनको जिस हिसाब से, जिस उम्मीद से सरगुजा के लोगों ने पिछले चुनाव में 14 की 14 सीटें कांग्रेस को दी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण लोगों की नाराजगी थी और इस चुनाव में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई और अब जो है वो मुखर होकर बोल भी रहे हैं। अभी आगे की रणनीति ये है उनकी कि वो पूरे सरगुजा में पदयात्रा करने जा रहे हैं, एक एक गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि अपने रिवाइवल की एक का रोड मैप तैयार करते हुए टीएस सिंहदेव नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, मेरे ख्याल ये भी हो सकता है ना कि देखिए, अब जब ये चलना है, पदयात्रा करना है और पदयात्रा करने से पहले ये खबर नहीं बोले होते तो हम आप क्यों बात कर रहे होते? ये राजनीतिक खबर हम विस्तार न्यूज़ में 8 से 9 के बीच में क्यों दिखा रहे होते? तो ये पॉलिटिशियन का एक मकसद भी होता है कि मैं पदयात्रा करूं, उससे पहले कुछ ऐसा बयान दूं जिससे मैं सुर्खियां बटोरूं। ये इसको इस लिहाज से देखा जाए या फिर कोई विवाद गहरा तो नहीं जाएगा? क्या लग रहा है, अंदर की खबर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, विवाद गहराने की स्थिति तो अब पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये बयान जो आया है उस समय आया है जब पार्टी एक नए सिरे से पूरा अपना खाका तैयार कर रही है। दूसरा, आपको ये बता दें कि आज उन्होंने 10 में से 5 नंबर विष्णुदेव साय सरकार को दिया है। पिछली जब उनकी सरकार थी तो हम लोग अक्सर पूछते थे तो 7 नंबर दिया करते थे, तो सिर्फ 2 नंबर ही कम है, 20% भैया कम हेलो, है। कुल मिलाकर अमेरिकन भैया हेलो हेलो हेलो, इनका नंबर गेम जो है वो पकड़ते रहिएगा। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, मतलब आप समझिए, और 6 महीने हो गए और इसी बीच ये 5 नंबर दे दिए हैं और अपनी सरकार को 7 दे रहे थे। वाह दिलेर टीएस सिंहदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र भाई। चलिए अगली खबर क्या है। हर दिन आपको पिछले 1 महीने से दिखा रहा हूं, बारिश में पूरा मोहल्ला डूब गया, बारिश बाढ़ की तबाही हर दिन आपको दिखा रहा हूं। आज कहां की खबर है? जगदलपुर की खबर दिखाऊंगा, हर दिन दिखा रहा हूं। कैसी तस्वीर आ रही है सब कुछ बता देता हूं। आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाऊंगा, बस्तर संभाग से डराने वाली तस्वीर आई है, जगदलपुर का वीडियो है, देख लीजिए कैसे 3-4 घंटे की बारिश से पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, घर मोहल्ला सब डूबा है, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़कें डूबी हुई हैं, सड़कें डूबी हुई। देखिए ये 2 तस्वीरें सिस्टम का की पोल खोल रही हैं तस्वीरें। ड्रेनेज व्यवस्था का हाल देख लीजिए, सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, घर में लबालब पानी भरा हुआ है, देख लीजिए तस्वीर। लोग परेशान हो रहे हैं। शहर के जिला अस्पताल की भी तस्वीर देख लीजिए, जिस रास्ते से होकर अस्पताल पहुंचना होता है वहां भी बहुत पानी भरा है। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, सुनाइए। परेशान लोगों को विस्तार न्यूज सबसे ज्यादा मौका देता है, सुनाइए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। जो जितनी नालियाँ हैं सब नालियाँ बनाएं ताकि, या फिर इस नाली को वाइड करें ताकि जो शहर का पानी आ रहा है कम से कम यहाँ जाकर ना रुके, आगे जाए। शहर का पानी का हम लोग पूरा हमारे पास आ रहा है ना शहर का पानी, ये पूरा नाली का पानी ही तो है। और 2-3 घंटे की मुसलाधार बारिश से शहर की व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। मुझे लगता है कि नगर निगम में जिस प्रकार का काम हो रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से नाली की व्यवस्था नहीं बन पा रही है और बड़ी बड़ी नालियाँ जो बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है। चलिए अब मध्य प्रदेश की तस्वीर भी दिखा देता हूं। अब पन्ना की तस्वीर दिखाइए। पन्ना में इतनी बारिश हुई है कि करोड़ों का नुकसान हो गया। जो टूटी हुई सड़क देख रहे हैं आप, ऐसी वैसी सड़क नहीं है, रामपथ गमन के लिए चुने हुए रास्तों में से एक है। साल भर पहले पर्यटन विभाग ने पक्की सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन हालत देख लीजिए आपके सामने, देख लीजिए। लगातार बारिश के चलते कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़ दिया गया है। चंबल नदी उफान पर आ गया, स्थिति खराब हो चुकी थी। इसी कारण अब ठेकेदारों ने स्टीमर का संचालन भी बंद कर दिया है। जान बचेगी तो आगे बात होगी। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अब मौसम की तबाही की एक और खबर बता देता हूँ। अब अगली खबर दंतेवाड़ा से है, और दंतेवाड़ा से क्या है, दंतेवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट आई है। ये जो आपको काला पहाड़ दिख रहा है ना, ये बेसिकली लाल पानी का सैलाब लेकर आया था। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर में 21 और 27 जुलाई को सैलाब आया था। इस सैलाब में 250 से अधिक घर तबाह हो गए थे। हमने ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाई थी कि कैसे बैला डीला में मौजूद एनएमडीसी की खदानों से उतरे सैलाब ने सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया, दिखाया था आपको।
बेलाडीला की पहाड़ियों के ढलान पर किरंदुल शहर बसा है। 21 जुलाई की दोपहर एकाएक एनएमडीसी की खदानों से सैलाब नीचे उतरने लगा। पानी में लौ ऐश के टुकड़े मिले हुए थे। पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आफत उनके घर में घुस गई थी। चीख पुकार मच गई। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला जाने लगा। पता चलता है कि किरंदुल शहर में एनएमडीसी की खदानों पर करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई में मौजूद विशाल सम्प टैंक टूट जाता है, जिसमें बारिश का करोड़ों लीटर पानी मलबे के साथ इकट्ठा था। इसके बाद का मंजर कुछ ऐसा था। लौह ऐश मिला पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर लेकर आया। ये तबाही कैसी रही होगी, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। इतनी बड़ी तबाही हुई थी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी दिखाना जरूरी है ना। मेरे साथी नितेश गर्ग रायपुर से 400 किलोमीटर दूर किरंदुल पहुंचे। जिन लोगों के घर उजड़ गए थे उनसे मुलाकात की, इस तबाही को अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही इस तबाही के पीछे के कारणों पर भी विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि सवाल सैकड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। इसलिए आज सीधे मुद्दे की बात में हमारे साथी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। दिखाइए नितेश गर्ग की वो रिपोर्ट। विस्तार न्यूज जब कहता है आपका अपना चैनल है तो बात सच होती है, और आपकी अपनी बात बतानी है तो समझाना पड़ेगा ना। काला लोहा, इसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा है। 21 जुलाई और 27 जुलाई को एनएमडीसी के C11 यानी कि ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, यहीं से ये बांध टूटता है। किरंदुल शहर में इस बांध का पानी जाता है और तबाह कर देता है 200 घरों को। इन आंसुओं को देखिए, पूरा देखिए, आप पूरा घर देखिए। इसके घर उसके घर में जा के रात बिता रहे हैं डर के मारे। उस दिन के हादसे में ये दीवार ऐसा हो गया, आप खुद देख सकते हैं। प्रशासन अब लगातार मदद के लिए आगे बढ़ चुका है। गाड़ी में गद्दा है, चादर है, कम्बल है, चावल है, तकिया है। बहुत बड़ी तबाही तो है ही, लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है कि इस तबाही के पीछे एनएमडीसी की भी लापरवाही है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे तूफान के बाद का कोई सीन हो। खेत, घर, बाढ़, गाड़ी, सबका हाल चौपट हो गया है। इतनी बड़ी बर्बादी थी कि लोग अभी भी रोड नाला साफ कर रहे हैं। महिला पुरुष सब कीचड़ निकालने में लगे हुए हैं। लोगों का हाल दिखाना था, इसलिए विस्तार न्यूज़ ग्राउंड पर पहुंचा। अब जरा जिम्मेदारों को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सुनाइए जिले के कलेक्टर और एनएमडीसी के मुख्य प्रबंधक क्या कह रहे हैं। जो 21 जुलाई को जब फर्स्ट टाइम हुआ तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई उस दिन, और बारिश ज़्यादा होने के चलते जो हमारा सम्प था उसके नीचे का मट्टी, जो ओरिजिनल ग्राउंड के नीचे का मट्टी जो है वो लूज़ होकर खिसक गया, जिसके चलते कि एक साइड से वो बंद जो था वो टूट गया। माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, कुछ इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहाँ के लोग भी सजग हैं और हम लोग ने भी त्वरित कार्रवाई करी वहाँ पहुँच के। तब से लेकर अभी तक राहत कार्य चल रहा है। तत्काल में मुआवजा भी उनको दिलाया गया है, प्रति घर को 20,000 रुपये दिलाया गया है, जो कि इमीडिएट रिलीफ के लिए है। और लॉन्ग टर्म में जितना भी उनका नुकसान हुआ है, जो भी, उसका उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और लोगों की मदद की। एनएमडीसी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जिला प्रशासन साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिले। अगली खबर क्या है? अगली खबर आपको दिखा देते हैं। 25 घंटे का हो जाएगा दिन। कैसे होगा, चलिए जल्दी बता देता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। एक दिन 24 घंटे की जगह 25 घंटे का होने वाला है। एक दिन 24 घंटे की जगह 25 घंटे का होने वाला है। सुनकर हैरान हो गए ना? मैं भी हैरान हो गया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका वाले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दावा किया है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी से दूर होते जा रहा है, यानी चंदा मामा हमसे दूर होते जा रहे हैं। चंद्रमा कितना दूर हो जा रहा है और कैसे दूर हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अमेरिका वाले साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चंद्रमा हर साल 3.8 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर होते जा रहा है, 1 उंगली जितनी दूरी। लेकिन इसका प्रभाव दिन और रात होने में पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा ये भी आसान भाषा में समझ लीजिए। जैसे पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट लगता है,
तब 1 साल होता है। इसी तरह चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर कुछ सेंटीमीटर की दूरी आने वाले समय में एक दिन में 1 घंटे का समय बढ़ा सकता है। ये खबर सुनकर कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन 8 से 9 घंटे की शिफ्ट में, सुनिएगा गुरु, काम करने वाले कर्मचारी तो खुशी की जगह परेशान हो गए होंगे। अरे भाई, अब तो 1 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं होने वाला, परेशान मत होइए। 200 मिलियन साल लग जाएंगे, 200 मिलियन साल। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और बने रहिए आप विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।